नमस्कार जी, मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा, सब शब्द अर्पण साहित्य समूह से अपना कार्यक्रम शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व लेकर आया हूं। आज हमारे साथ में हैं गुरुग्राम के एक साहित्यकार, शिक्षाविद श्री प्रणीत स्वामी जी। और प्रणीत जी से आज हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके कथ्य के बारे में, उनके लेखन के बारे में सारी बातें करेंगे। तो हम चाहेंगे प्रणीत जी, अगर आप सरस्वती वंदना अगर कर दें तो उसके पश्चात हम, चूंकि कार्यक्रम एक कवि के साथ में है तो सरस्वती वंदना भी उचित है, तो एक सरस्वती वंदना में कुछ सरस्वती के लिए माँ की आराधना कर दें, उसके पश्चात हम प्रश्नोत्तर शुरू करें। स्वागत है। मैं एक श्लोक के साथ ही इस चीज को मैं संपूर्ण कर सकता हूँ। माँ सरस्वती का विद्यानुरागी, माँ सरस्वती का एक साधक हूँ मैं, और आराध्य महाकाल और महाकाली का उपासक हूँ मैं, और जिससे चमका मेरा भाल सूर्य का उपासक हूँ मैं। माँ सरस्वती की वंदना करने में एक श्लोक जो विद्या ददाति विनयम विन्या दयाति पात्रताम पात्रता धनोपाप्नोति धनाद धर्म तथा सुखम, यही मेरे साहित्य साधना का एक आधार रहा है कि विद्या से विनय और विनय से हम गुणशाली बनते हैं, गुणशाली होने के बाद हम पात्र बनते हैं, और जब हम संसार में पात्र होते हैं तो हम सभी सांसारिक, लौकिक और परलौकिक सुखों का उपभोग करते हैं। एक छोटी सी एक वंदना मेरी तरफ से है माँ सरस्वती को समर्पित, और हम सब हैं उनके जी उपासक, आराधक जी और उनके साधक। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सही है, स्वस्ति वाचन है एक तरह से, क्योंकि जब कार्य करते हैं विविध तरीके हो सकते हैं, लेकिन चाहे उसे गाकर कहें, चाहे उसे आप मंत्रों के माध्यम से कहें, छंदों के माध्यम से करें, उद्देश्य एक ही है कि माँ सरस्वती हम सब पर कृपा करें, साहित्यकारों पर, छात्रों पर, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के हों, जो सीखना चाहते हैं उनको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। तो बिल्कुल। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिताजी के बारे में, परिवार के बारे में कुछ बताएं। कैसे जन्म हुआ और कहाँ हुआ और कैसी परिस्थितियां थी, थोड़ा बताएं जरा। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका, और शब्द शब्द दर्पण साहित्यिक समूह जो हमारा है, जो सच में एक बहुत ही विशेष उल्लेखनीय कार्य कर रहा है साहित्य के क्षेत्र में। इसका मैं सबसे पहले आप सभी को, जो कि उसके संस्थापक हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सच में जुड़े रहना अपना को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम सब माँ सरस्वती के साधक हैं, उनके बच्चे हैं, और उनकी साधना में लीन हैं। यही परंपरा और यही जो संस्कार मुझे मेरे घर से मिले, एक साहित्यिक वातावरण मिला। मेरे पिता श्री डॉक्टर सुशील कांत सिन्हा स्वयं एक साहित्यकार रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित तो नहीं करी, पर बहुत तरीके से उन्होंने साहित्य की साधना अनेक वर्षों तक करी है। वो क्योंकि रेडियो से संबंधित रहे हैं, कार्यक्रम निष्पादक रहे हैं, और रेडियो से ही उन्होंने स्टेशन डायरेक्टर से उन्होंने अपना कार्य पूरा संपूर्ण किया है। तो घर में शुरू से एक साहित्यिक और कलात्मक वातावरण था। माताजी हमारी शिक्षिका थीं, प्रधानाचार्य थीं, तो शिक्षा का वातावरण वहाँ से मिला। तो ये तीनों चीज़ें, जो शिक्षा, साहित्य और कला का जो समन्वय मैं अपने व्यक्तित्व में पाता हूँ, ये निसंदेह अपने घरेलू वातावरण और अपने माता-पिता की वजह से ही मैं इसको महसूस करता हूँ। मेरा जन्म वैसे तो प्रयागराज का है, तीर्थराज प्रयागराज। मैं अपने आप को छोरा गंगा किनारे वाला कह सकता हूँ। और उसके बाद पिछले 40-50 सालों से हम लोग राजस्थान, बीकानेर, जो कि पश्चिम राजस्थान में एक जगह है, बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो तब से उस मारवाड़ एरिया से ही मैं अपने आप को बिलॉन्ग करता हूँ, मानता हूँ। और एक जन्म से भले ही मैं एक कायस्थ परिवार से हूँ, परंतु मैं अपने आप को एक मारवाड़ी मानता हूँ, क्योंकि मारवाड़ एरिया में मेरा लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा हुई है। शिक्षा-दीक्षा में मैंने इंजीनियरिंग करी। हालाँकि वातावरण तो साहित्यिक था, कलात्मक था, परंतु माता-पिता, क्योंकि उस वक़्त सब चाहते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह बने, उसमें भविष्य बड़ा सुरक्षित रहेगा। तो जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे देश में से भी और राजस्थान का भी, वहाँ से मैंने अपनी एक मास्टर्स इन जी जी, कंप्यूटर वास्तव एप्लीकेशंस में पूरी करी। बहुत अच्छा कॉलेज। हुँ, हुँ। इस तरीके से। आप पूछेंगे, मैं उस हिसाब से जवाब दूँगा। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और बताता जाऊँ, लगातार बताता जाऊँ, इसलिए ठीक है, जी जी, हाँ आप हाँ 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 हाँ, जी हाँ। तो बिल्कुल। पिताजी और माताजी का आपने शुभ नाम भी बताया, जो जानना चाहते हैं, पिताजी माताजी का शुभ नाम भी बात हो। हुँ, हुँ।
पिताजी माताजी का शुभ नाम भी मालूम पड़े तो अच्छा लगेगा। मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर सुशील कांत सिन्हा और माताजी श्रीमती कमलेश सिन्हा। पिताजी स्टेशन डायरेक्टर थे, आकाशवाणी बीकानेर से रिटायर्ड हैं, साहित्यकार, और माताजी प्रधानाचार्य थी। और शैक्षिक और शिक्षा के प्रति जो झुकाव है जो मेरा, वो मेरे माताजी की तरफ से मुझे मिला। जी, हाँ, बहुत अच्छा बताया। निश्चित रूप से पिताजी चूँकि स्टेशन डायरेक्टर से सेवानिवृत्त हुए और माताजी भी शिक्षाविद हैं, सही देखा जाए तो। माताजी की शिक्षा से आपको मिला और तो इसी तरह जैसे आपने बताया जन्म आपका प्रयागराज में हुआ और बाद में फिर आप महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए। तो प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई? कहाँ-कहाँ प्रारंभिक शिक्षा हुई आपकी? इस बारे में कुछ बताएँ ज़रा। प्रारंभिक शिक्षा मेरी बीकानेर राजस्थान में ही हुई। वहीं से मैंने अपनी सारी स्कूली शिक्षा मतलब संपूर्ण करी और ग्रेजुएशन भी मैंने यहाँ से एक्चुअली वो उसमें बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में किया था 1998 में, और 1998 से फिर मेरा सिलेक्शन एमसीए में हुआ, जो उसको जैसे मैंने बताया कि जोधपुर के एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से वहाँ से मैंने मास्टर्स अपनी करी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री थी। उस वक़्त एक डिमांड थी मेरे लाइफ में कि मैं एक पेशेवर डिग्री को करूँगा जिससे मैं एक अच्छा पेशेवर बन सकूँ, ऐसा मेरी बहुत बहुत डिमांड कंप्यूटर की बहुत डिमांड थी कंप्यूटर की। उस वक़्त भी 1998-99 का वो दौर था। 2001-2002 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ और उसके बाद से मैंने विभिन्न जगहों पे मैंने सॉफ्टवेयर एज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोफ़ेशनल मैंने काम किया, अलग-अलग कंपनियों में। तो वो मेरे करियर का अलग अगर आप बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं उस बारे में। तो ये सारी बाकी सारी शिक्षा दीक्षा मेरी बीकानेर राजस्थान में ही हुई। जी, जी, जी। हाँ, तो प्रणीत जी इसके बाद जो कि आप प्राथमिक शिक्षा हुई उसके बाद में तो शिक्षा की बातें और भी करेंगे, शिक्षा की बातें। अब ये जानना चाहेंगे कि साहित्यिक जीवन आपका कब प्रारंभ हुआ? तो आप साहित्य से जो हुआ जीवन कब प्रारंभ हुआ जिसको साहित्यकार के रूप में या एक प्रशिक्षु के रूप में या जानने वाले के रूप में या एक शुरुआत में कई बार एक प्रशिक्षक के रूप में होता है, किस रूप में प्रारंभ हुआ और कब हुआ? बचपन से ही मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि घरेलू वातावरण मुझे मिला साहित्यिक और ये जीवन सब के बारे चीज़ें में जो पूछ रहे मुझे थे हम। हाँ, साहित्यिक मतलब बचपन से ही मुझे साहित्यिक वातावरण जो मुझे मिला, उससे मेरी यात्रा शुरू हो गई थी। मैं बचपन से किताबें लिखता रहा हूँ और बचपन से कहानियाँ मैंने लिखी हैं और लघु उपन्यास, बाल उपन्यास मैंने बचपन से लिखे थे। और उसी वक़्त ही मैं कुछ नाटक वगैरह भी लिखता था और बच्चों अपने दोस्तों के साथ उसको वो भी करता था, क्या कहते हैं उसको मंचित, निर्देशित भी करता था। तो ये सारी चीज़ें मेरी बचपन से शुरू हो गई थी। मंचन करते थे। नाटकों का मंचन करता था और कहानियाँ लिखा करता था मैं। तो कुछ रोमांचकारी कहानियाँ होती थी और कुछ अपने बचपन के संस्मरण जो हैं, वो भी मैं अपनी कहानियों में लिखता था, जो कि आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। और उस वक़्त मीडिया में भी आया था उस वक़्त मतलब जो प्रिंट मीडिया था उस वक़्त, वही था चलन में, तो अखबारों में भी उस वक़्त आया था। तो मेरे बचपन से एक यात्रा तो शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे हम टेक्निकल क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब मैं आगे बढ़ा, तो चीज़ें थोड़ी-सी धूमिल पड़ गई थी। लेकिन मैंने इसको पिछले 8-10 सालों में ही इसको मैं और आगे लेके जा सका। जब से मैं अपने आप को मैंने हटाया, अपने उस यांत्रिकी और जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनलिज़्म का जो मार्ग था, उससे हटा, तो मेरा परवान चढ़ सका ये साहित्यिक सफ़र। लेकिन शुरुआत इसकी हाँ, बचपन में ही हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि बाल उपन्यास मैंने बहुत सारे लिखे थे और उसका अखबारों में ज़िक्र भी हुआ था। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, मुझे आज भी याद है, एक प्रदर्शनी लगी थी और उसमें मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हुआ था, जब मैं शायद 10th 11th में था। ये बात है शायद 93-94 की बात है। तो ये चीज़ शुरुआत बचपन से हुई, वातावरण मिला मुझे और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि वही बात है कि जब आपको विरासत में कोई चीज़ मिलती है, संस्कारों में कोई चीज़ मिलती है, तो वो अपने आप ही आपको प्रेरित करती है कुछ न कुछ करने के लिए। तो मैं चाहूंगा शुरुआती दौर की जो आप या कहानियां लिखते थे या कविता जो भी उच्च समझो कम से कम हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे साहित्यकारों को निश्चित रूप से उसमें से कुछ सुनाने का प्रयास करें, चाहे कोई लघु कहानी हो या कविता हो, जो भी चाहें आप सुनाएं। ज़्यादातर जैसे मैंने कहा ना कि मैं कुछ उपन्यास, बाल उपन्यास टाइप के लिखता था, जिसमें मैं एक ख़ास विशेषता ये थी क्योंकि उस वक़्त कॉमिक्स का बड़ा ज़ोर था। कॉमिक्स हम पढ़ते थे और कुछ रोमांसकारी, रहस्यमयी इस तरह की चीज़ें, कहानियाँ लिखने का मुझे बड़ा शौक हुआ। तो अपने ही जो दोस्त लोग थे, उन दोस्त लोगों को मुख्य पात्र बनाते हुए, हम लोग किसी मिशन को लेके या किसी वाह वाह। एडवेंचरस किसी रोमांचकारी कहानियों को लेके हम किसी आगे बढ़ते थे और उसको सॉल्व करते थे। जैसे समाज में कोई समस्या आई, मुझे आज भी याद है कि कहानी थी कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और हमारा एक साथी खो गया।
ठीक है। कई दिन तक वो जब वो मिला नहीं, कई दिन तो मिला नहीं, तो उसके जो कोई छोटा भाई-बहन है वो हमारे पास आया और उसने बताया कि जैसे कोई मेरे भैया हैं वो कई दिन से आए नहीं, वो आपके दोस्त थे, तो आप उसको ढूँढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो हमें इस बारे में बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ। ये कहानी बता रहा हूँ जो हमने कहानी किस तरह से लिखी और उसमें हम ही पात्र थे। तो हम लोगों ने एक-दूसरे से बात करी कि बात तो सही है कि उसको ढूँढना चाहिए, आखिर वो कहाँ है, कहाँ लापता हुआ है? तो हमने उसकी खोजबीन, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने घरवालों से पता किया, हमने आस-पास के लोगों से पता किया। तो ये सारी उस कहानी के अंदर मैंने डायलॉग्स वगैरह के रूप में लिखे कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए और सबसे अच्छी बात ये होती थी, हम उस वक़्त लिखते थे कि जो पुलिस थी या जो वहाँ का जो जो खास लोग होते थे, वो हमारी जान-पहचान के होते थे। बड़े इन्फ्लुएंसर थे हम लोग। हम लोग बड़े साहसी थे, हम लोग निर्भीक थे और हम लोगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। तो हम जैसे वहाँ के जो लोकल इंस्पेक्टर थे, वो भी हमारे जान-पहचान के थे, हम उनके अंकल बोलते थे। हमारे एक प्रकाश अंकल थे, जो हमारी कहानियों में बहुत ही मज़ेदार रोल अदा करते थे और उनका एक साथी थे, हवलदार धमाका सिंह, जो कि मेरे ये दोस्त जो कैरेक्टर थे, मुझे आज भी याद है, हम सब 5-6 लोग मिलके पुलिस के इन 2 लोगों के साथ मिलके हम इसको सॉल्व करते थे। तो फिर मामला आगे बढ़ा, पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन कर ली। फिर हम लोगों ने जब खोजबीन करी, तो हमने ये पता किया कि वो कुछ गैर कानूनी और जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो उसके चक्कर में फँस गया था, नशे का वो आदी हो गया था और उसको लगाई गई थी लत। फिर हमने कुछ इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, खोजबीन करी और कुछ अपना जासूसी दिमाग लगाया और एक बड़े ही कुछ लोगों का उन लोगों का पर्दाफ़ाश किया, पुलिस की सहायता से लेके इंस्पेक्टर प्रकाश और धमाका सिंह की सहायता से लेके। ये 2 काल्पनिक पात्र थे, जबकि 3-4 जो हम लोग दोस्त थे, जैसे कि प्रणीत और कोई मेरे दोस्त थे सुनील, हितेश, ये सब लोग मिलकर हम लोगों ने इस बड़े ही रोमांचकारी तरीके से रात-दिन एक करते हुए अपने उस दोस्त को उन असामाजिक तत्वों के चंगुल से वापस आज़ाद कराया। तो ये उस कहानी का एक सारांश था। अब उसकी कई मतलब उसमें विविधता थी कि कैसे हम उनके अड्डों तक पहुँचे या कैसे हमने ये पता लगाया कि वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे उन्होंने फँसाया, कैसे वो बच्चों को फँसाते हैं, कैसे वो किडनैप करते हैं, क्या लालच देते हैं। तो इससे ये भी निकल के आया कि उन्होंने उनके घरवालों को लालच दिया। वो हमारा दोस्त बहुत ही गरीब फैमिली से था, तो लालच और काफ़ी सारे लोग थे, 7-8 लोग थे उनकी फैमिली के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को अपनी एक तरह से उनको बेच-सा दिया उन लोगों को लालच में। तो हमने ये सब पता किया है कि ये सामान कहाँ से आया, कहाँ से आपके इतने ज़्यादा पैसा आए, कौन लोग थे जिन्होंने आपसे संपर्क किया। तो अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए, है ना? प्रेज़ेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए, हमने उस केस को सॉल्व किया। तो इस तरह की जो कुछ कहानियाँ होती थी रोमांचकारी, ये मुझे लिखने का बड़ा शौक था उस वक़्त। ऐसा कुछ पढ़ भी लेते थे और उस वक़्त कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा कुछ आइडिया प्लॉट मिलता था, तो उससे ही बचपन में ही इस तरह की चीज़ें थी। तो ये मैंने आपके साथ एक छोटा-सा शेयर किया जो कि इस तरह की और भी कई कहानियाँ थी। उसमें अपने संस्मरण जी, भी जी, होते हाँ। थे कि मैं शिमला घूमने गया, तो मुझे ऐसा मिला, मुझे पहाड़ों की वादियाँ मिली, मैं वहाँ ठहरा गेस्ट हाउस में पापा के साथ, मम्मी के साथ। तो इस तरह के कुछ संस्मरण भी छोटे-छोटे लिखे थे उस वक़्त। जैसे हम छुट्टियों में जाते थे, गर्मी छुट्टियों में, आप लोग भी जाते होंगे, है ना? तो वो छोटे-छोटे संस्मरण भी मैं लिखता था। तो इस तरह के संस्मरण और छोटी-मोटी कहानियाँ और ये उपन्यास, बाल उपन्यास, जो कि 50-50, 60-60 पेजेज़ के होते थे। बड़ा मज़ा आता था इसको करने में। तो एक छोटा-सा नहीं, मैंने नहीं, आपके साथ बहुत शेयर अच्छा किया। जी, जी। बहुत अच्छी विधा थी और विधा उस समय थी, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये जो विधा आपकी थी उसमें लाइव पात्र भी थे उसमें, सबसे बड़ी बात है। हम उपन्यास, जासूसी उपन्यास हम भी पढ़ते थे, सभी बच्चों को शौक होता है, बाल उपन्यास होते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे होते हैं और लगातार हाँ, सीरीज पढ़ते थे, कार्टून देखते थे, लेकिन कोई ऐसा लेखक भी हमारे बीच में है जो कि उसमें कुछ पात्र लाइव पात्र हैं। जबकि कोई जी, भी कथानक होता है तो लिखा था इस हम कथानक का जीवित और मृत किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, अगर कोई संबंध हुआ हाँ, तो ये सिर्फ एक संयोग एक होगा, इसमें किसी की हाँ, जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि जीवित पात्र हैं, क्यों जीवित पात्रों का है, या तो फिर क्या है बायोपिक होती है या फिर कोई सीधी सीधी क्राइम रिपोर्ट की चीज होती है, लेकिन आप बहुत अच्छा, निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयोग था। और जहां तक आप संस्मरण की बात करते हैं, संस्मरण आजकल बहुत बंद हो गए हैं, संस्मरण आजकल, उस समय थे निश्चित रूप से अच्छे थे। आजकल तो वीलॉग के जमाने में तो पहले ब्लॉग शुरू हुआ था, ब्लॉग आया संस्मरण में, ब्लॉग भी लगभग समाप्ति की ओर है, वीलॉग आ गया है तो ब्लॉग को भी छोड़ दिया है। तो लेकिन उस समय उस विधा का आप उपयोग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल प्रणीत बिल्कुल जी, खास बात ये थी कि मैं खुद उसमें एक पात्र बनता था, मुख्य पात्र, और अपने दोस्तों को मुख्य पात्र बना लेता था। इससे क्या होता था, उनका इंटरेस्ट बढ़ता था। वो खुद पढ़ते थे और उसको आगे पहुँचाते थे, क्योंकि वो खुद हीरो थे उसके, है ना? हुँ, मुख्य पात्र।
क्योंकि उपन्यासकारों के साथ में ऐसा संपर्क कम रहा है मेरा, तो हो सकता है और उपन्यासकार भी ऐसे करते हो, जैसे कि हाँ प्रेमचंद का, जैसे प्रेमचंद लिखते थे कहानियां, उसमें उनके ही आसपास के लोग पात्र होते थे। हो सकता था एक पात्र होता हो, दो पात्र होता हो, कभी भी जब प्रेमचंद से उस वक्त के लोग पूछते थे, उस वक्त के पत्रकार वगैरह, तो निश्चित बात ही पात्र उनके आसपास के होते थे, और कई पात्र उस वक्त जीवित पात्र होते थे कि सुनी हुई बात नहीं होती थी, क्योंकि उससे पहले कहानियां लिखी जाती थी। वो कहानियां, किस्से कहानियां एक हुआ करते थे, जो सुना दिए, उन किस्सों में कुछ नमक मिर्च लगा के बना दिया। प्रेमचंद ने ये चीज शुरू की थी कि हालांकि उन्होंने कहीं इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि मैं कोई समकालीन लिख रहा हूं या कर रहा हूं, कभी जिद नहीं करी, लेकिन उन्होंने वो पात्र उनके ऐसे प्रकार थे, बहुत अच्छा था। और हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, एनपी पाठक जी जुड़े हुए हैं, मानव सिंह राणा जी जुड़े हुए हैं, जो कि सब दर्पण के हमारे अध्यक्ष हैं, हरिप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, जो कि साहित्य 24 के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर अमृत वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि सभी लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और आपके शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व कार्यक्रम में आपके जीवन, हाँ मानव सिंह राणा जी को मेरा नमस्कार, वो हमारे भिन्न मित्र रहे हैं, हमारे संस्थापक हैं, और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में आप दोनों ही जिस तरीके से बहुमूल्य काम कर रहे हैं, मैं फिर से उसको बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को लगातार हम प्रेरित भी करते हैं, एक दूसरे को हम सराहना करते हैं, और करना भी चाहिए। और मानव जी की भी कई ऐसी रचनाएं हैं जो मैं, और आपकी भी मैं पढ़ता रहता हूँ, और हमारा लाइक चलता है, कमेंट भी चलता है, बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा ही हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में आजकल, बहुत बढ़िया। मानव राणा जी को भी नमस्कार, और बाकी सदस्य जो कि इस वक्त आए हैं और जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और उनके लिए बहुत बहुत आपने कि आपके जो पात्र होते थे, आपके करीब आधे आधे पात्र मुख्य पात्र होते थे, आपके सजीव होते थे, और आपके मित्र या आपके समाज के लोग होते थे। हाँ, तो हाँ, निश्चित रूप से मित्र को मुख्य पात्र बनाता था। तो एक बात हुई कि आपके रचना में आपके मित्र एंट्री कर जाते। प्रश्न उठता है कि जब आप पढ़ते थे उस समय आपने कुछ रचनाकारों को पढ़ा, जैसे कि डॉगी दिक्कत कर रहा है थोड़ी सी। पाठ्य पुस्तकों के अलावा हम और पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उन पुस्तकों से पढ़ने से, रचनाओं, दूसरों की रचना पढ़ने से आपके लेखन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना, साहित्यिक वातावरण था, तो किताबें रहती थी घर के अंदर, और आपने जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया, तो उनके छोटी छोटी कहानियां, और हमारे स्कूल की किताबों में तो होती थी, आपको शायद पता भी होगा कि हमारे गद्य होते थे, हमारे पद्य होते थे, तो उनको बड़ी हम चाव से पढ़ते थे, घर पे आके भी पढ़ते थे, क्योंकि घर पे हमारे मम्मी पापा दोनों, मम्मी शिक्षिका थी, तो वो भी हिंदी पढ़ाती थी, स्कूल में जाके अर्थशास्त्र पढ़ाती थी, तो बड़ा ही अच्छा लगता था उनके साथ आगे वापस से उसकी विवेचना करते थे। वो खोल के समझाती थी मेरी मम्मी माताश्री भी, कि ऐसे लिखा है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कोई कविता थी, कृष्ण की चेतावनी, या जो रश्मि रथी के अंदर, तो उसको बड़े ओजस्वी स्वर के अंदर सुनाती थी, तो इससे हमारे अंदर एक रुचि पैदा होती थी साहित्य को लेके। वो बताती थी कि जब लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो घर पे माता जी मेरी अपने टीचर से भी ज्यादा उल्लेखनीय और बड़े ही प्रेरित करके हमें जब सुनाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये वातावरण था, और कभी कभी हमारी गोष्ठियां भी होती थी, हमारे पापा जी की आकाशवाणी में गोष्ठियां होती थी, तो उसमें प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होते थे, तो वहां हम जाते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते थे, नाटक देखते थे, डांसेस देखते थे, लोक नृत्य देखते थे, राजस्थानी लोक नृत्य थे, और राजस्थानी लोकगीत तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फिल्मों में इनको यूज किया गया है, और हमने उनके साक्षात ओरिजिनल वर्जन देखे हैं, तो बड़ा ही मजा आता था, और बड़ा ही अच्छा वातावरण था। मैं तो मानता हूँ कि बहुत ही एक खुशनसीब था कि मुझे बचपन से ऐसा वातावरण मिला। बचपन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। थोड़ा विषयांतर हो गया, अचानक विषयांतर हो गया। आपने बताया कि राजस्थान के लोकगीत बहुत प्रिय थे और बहुत लोकप्रिय थे, तो एक अचानक मुझे ध्यान आता है कि आपका जन्म प्रयागराज में हुआ, तो जन्म से पहले आप एक थोड़ा लोकगीतों का इतिहास भी देखें जरा सा, कैसे प्रचलन था। तो उस समय आप देखेंगे लोकगीत, उस समय भोजपुरी के और अवधी के और ब्रज के ये लोकगीत बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय थे। आप अपने जन्म या उसके बाद जब राजस्थान, उसके बाद में ऐसा कुछ लहर आई कि राजस्थान के लोकगीत बहुत प्रिय हुए, बहुत हुए। और मुझे ऐसा लगता जब से आप गुड़गांव आए तो हरियाणा के लोकगीत ज्यादा
हो गए हैं। तो लगता है लोकगीतों की परंपरा शायद आपके साथ ही शिफ्ट हो रही है। अभी तो सबसे ज्यादा लोकगीत हरियाणा के प्रसिद्ध हो रहे हैं। जी। और हाँ, किताबों में आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम पढ़ते थे तो पद शैली की जितने भी कविताएं होती थी वो सारी अवधी और ब्रज भाषा की थी। अगर हम चाहें तो रसखान से पढ़ें और अभी वर्तमान में भी पढ़ें, तो बिल्कुल सही बात आप सही कह रहे हैं। वो सारी की सारी जो अपने यूपी के एरिया के अंदर और उस अवध एरिया के अंदर जो भी साहित्य का प्रचलन हुआ, वो ही हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये तो सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, क्योंकि समय समय जहां डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ वहां की लोक संस्कृति बढ़ती है। भारत की लोक संस्कृति है, पहले लोगों को देखने की चीज थी, अभी हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे रचनाकारों के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंच रही है। और भारत की संस्कृति सिर्फ हिंदी की नहीं है, बाकी भाषाओं की भी है। तो निश्चित रूप से जहां विकास होता है, हरियाणा की जो चर्चा करते हैं हम, तो हम जब पहले युवावस्था तक थे तो हरियाणा के लोकगीत प्रसिद्ध नहीं होते थे, और ज्यादा ब्रज के लोकगीत या अवधि के, यहाँ तक के भोजपुरी के भी, क्योंकि भोजपुरी के 4-5 गीत ऐसे होते थे जो कि मालूम पड़ा कि सभी जगह गाए जाएंगे कहीं से कहीं। और उसके बाद आप देख रहा हूँ पिछले 20 साल से 25 साल से हरियाणा के लोग पूरे भारत में गाए जा रहे हैं, पूरे भारत में गाए जा रहे हैं। तो ये भी शिफ्ट हो रहा है। ऐसे साहित्य में बहुत चीजें शिफ्ट हो रही हैं। जैसे बहुत लेखक जितने हैं, पहले लेखक हिंदी फिल्मों के लिखते थे, नाटकों के लिखते थे, दूरदर्शन के लिखते थे, फिर भोजपुरी में शिफ्ट हुए वो, भोजपुरी के बाद में अब सारे हरियाणवी में शिफ्ट हो रहे हैं। एक हरियाणवी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो हमारे यहाँ सतमुला कवियों के चौपाल में आए थे, उन्होंने स्टेज नाम से एक ऐप बनाया है, उसमें सारे हरियाणवी के नाटक और हरियाणवी की फिल्मों को उसमें प्रमोट करते हैं, जैसे कि हिंदी फिल्में वगैरह कितने सारे ऐप आते हैं। तो अभी सभी जगह, तो क्या राजस्थानी में वैसा कुछ काम हो रहा है क्या, थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, यहाँ बीकानेर जो हमारा जिस जगह पे मैं हूँ या जिस जगह से मैं हूँ, है ना, यहाँ पे नाटकों का और लोक गीतों का तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पे चलन है। और जैसे मैंने बताया ना कि बॉलीवुड के कई संगीतकार इस मारवाड़ एरिया से निकले हैं, सरदार शहर, चूरू और जो बीकानेर का जो एरिया है वो वहां से निकले हैं। तो और आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं जो बाहर अब जाके भले अपनी ज्यादा पहचान ना बना पाए हों, परंतु यहाँ पे बहुत सक्रिय हैं वो, बिल्कुल। और राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी उनकी अपनी गीत शैली है, उनकी अपनी। और बिल्कुल जैसे कालबेलिया यहाँ का नृत्य है, वो यहाँ का एक अनोखा नृत्य है। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो आज थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, बचपन में जब मुझे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में जाने का, आकाशवाणी के द्वारा जो आयोजित होते थे, वहां मैं इनको बहुतायत देखता था और वहाँ कई बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार आते थे जो कि अलग अलग विधाओं के चीजें प्रस्तुत किया करते थे। यहाँ पे वो भी होता है कि सर पे बहुत सारे घड़े रख के जो नृत्य होता है वो, और नीचे कांच पे नृत्य करना, कीलों पे नृत्य करना, कई सारी लड़कियों को लेके चुरकुला, चुरकुला नृत्य कहते हैं, चुरकुला कहते हैं शायद उसको, वो यहाँ चुरकुला पे कुछ और नृत्य नाम कहते है। हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इस तरह की जो चीजें उनकी शायद शुरुआत यहीं से हुई है। अभी बहुत ज्यादा टच में तो नहीं हूँ, लेकिन जब जब मैं बीकानेर जाता हूँ तो मेरे वहाँ के कवियों से और साहित्यकारों से मिलने की मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि वो अपना क्षेत्र है। वहां पर भी मैं चाहता हूँ कि लोगों से मिलूं, वहां पर भी हम अपने एक समुदाय खड़ा करें, उस समुदाय के बीच में जाके हम अपनी कवियां, कहानियां और नाटकों का प्रदर्शन करें। अभी मैं हिंदी की कविताएं और हिंदी के नाटकों की तरफ मैं मुड़ गया हूँ, तो नाटक का प्रदर्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग, इस पर मेरा ज्यादा जोर है, क्योंकि आपने, जैसे मैंने बताया कि उपन्यास और लेखन पर ज्यादा जो जोर रहा है, वो अब स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ मुड़ गया है मेरा। और निर्देशन भी साथ साथ कर रहा हूँ मैं, उस पर अगर आप बात करना चाहेंगे तो बहुत बता सकता हूँ मैं, जो कि अभी मेरा मुख्य एरिया रहा है कविताओं के साथ साथ। स्क्रिप्ट राइटिंग किसके लिए कर रहे हैं, थोड़ा जानकारी देंगे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। सॉरी, अभी दोबारा बताएंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग में आपने हाथ आजमाया है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए क्या 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 विचार है, क्या करना है। नाटकों का, मैं जैसे अपना एक कवि के साथ एक नाटककार बोलता हूँ, और मुझे नाटकों का रहा है शुरू से ही, जैसे कहानियों के साथ साथ। लेकिन अब वो परवान चढ़ा है। पिछले 15 साल में जो मेरी एक संस्था है प्रयत्न, जिसके द्वारा मैं शिक्षा में सुधारों पे काम कर रहा हूँ, उसमें नाटकों को थिएटर इन एजुकेशन को लेके मैंने प्रयोग किए हैं कि नाटकों का, थिएटर का कैसे हम एजुकेशन में और शिक्षा में सुधारों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर संस्कार जगाने में,
उनको अपने जगह, अपनी जड़ों से जोड़ने में, अपने ऐतिहासिक पात्रों से परिचय कराने में, ऐतिहासिक घटनाओं से परिचय कराने में, महापुरुषों की जीवन गाथाओं से और विभिन्न-विभिन्न जगहों की जो घटनाएँ हुई हैं और जो साहसिक ऐतिहासिक कहानियाँ हुई हैं, उन सब कहानियों पे मैं नाटक लिखता हूँ और उनका मंचन भी करवाता हूँ। पिछले 15 साल में 15-16 नाटकों का इस तरह से किया है और एक नाटक जो मेरा स्वराज नाटक है, उसका तो मैंने करीब 25 बार हमने मंचन किया है दिल्ली एनसीआर में, बाहर नहीं, दिल्ली एनसीआर में ही। स्वराज एक नाटक है जिसमें हमने लिखा है आज़ादी की बहुत अमर गाथा। तो उसमें भगत सिंह क्रांतिकारियों का जो पूरा उसमें दिखाया गया 1925 से लेके 1931 तक का जो भी संघर्ष काल रहा और जो उन्होंने सशस्त्र क्रांति की जो राह हम सबके सामने दिखाई, उसको बड़े ही मनोरंजक तरीके से मैंने अपने नाटक में प्रस्तुत किया है। और नाटक एक ऐसी शैली है जिसमें लेखन के साथ-साथ उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, तो उसको नाट्यकरण जो लाया जाता है और उस वक़्त आप म्यूज़िक, संगीत और दूसरी चीज़ों का जब समावेश करते हैं, तो उससे वो और चीज़ें बढ़ जाती है। तो वहाँ लेखन के साथ-साथ कलाकारी भी आ जाती है। तो मैं अपना आपको जैसे बता रहा हूँ कि वहाँ एक मेरा कलाकार हावी हो जाता है लेखन के ऊपर, तो उसको और मतलब ये मेरा एक रहा है विधा, नाटक लेखन, नाटकों का संचालन, उनका मंचन और फिर उनका अलग-अलग जगहों पे जाके उनका प्रस्तुतिकरण। ये पिछले पिछले 15 साल में मेरा काफ़ी रहा है। स्वराज के साथ-साथ मैंने कई जैसे पानीपत के तीसरे युद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ा-सा नाटक लिखा था हमने 2 घंटे का, उसका भी मंचन किया। बच्चों का और ज़्यादातर मैं बच्चों मतलब बाल जो रंगमंच है उसको प्रमोट करता हूँ, उनसे करवाता हूँ। वो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समय दे पाते हैं और मैं प्रोफ़ेशनल क्योंकि मैं कोई थिएटर आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं बड़े लोगों के साथ की जगह मैं स्टूडेंट्स के द्वारा और चिल्ड्रन के द्वारा ही कराने में उसको महत्व देता हूँ। ये तो कुछ और जानना चाहेंगे तो मैं और इसके बारे में बता सकता हूँ। आजकल तो बहुत स्कोप है, आपके नाटककारों के स्कोप है कि आप कहीं एक वेब सीरीज लेके आ सकते हैं या आप हुँ। एक सीरीज, मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे भी लेके आ सकते हैं, या आप चाहें तो हम तो उम्मीद करेंगे आगे समय आपकी अगर किसी ऐप पर नहीं आती है तो वेब सीरीज तो सोशल मीडिया पर ऐप्स आ सकती है, जिस तरह से भी हम लोग जो कार्यक्रम होते हैं पॉडकास्ट के थ्रू अभी आपकी सीरीज शुरू हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि आगे आगामी समय में आपकी वेब सीरीज पे मेरा सुझाव है, मेरा भी कुछ सहयोग हो सकता है तो मैं उसमें तैयार रहूंगा सहयोग के लिए। तो बिल्कुल क्यों यूट्यूब पर एक नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं कंवर प्रताप योजना राणा जी, बिल्कुल क्यों नहीं। वेब सीरीज तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, स्क्रिप्ट राइटिंग पे उसको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लिखना पड़ता है, जिसके लिए मैंने कुछ 1-2 ग्रुप्स जॉइन किए हैं कि कैसे जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं, उनके साथ मिलके हम कैसे कुछ बना सकें। वो यूट्यूब सीरीज एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है और इसको आसानी जी से हम लोग स्ट्रीम कर सकते हैं, है ना? लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं उसकी। बिल्कुल जी सही, जी बहुत जी। अच्छा सुझाव। छोटू सिंह प्रजापति कह रहे हैं मैं भी सऊदी अरब में रहता हूं और डीडवाना का एक छोटा सा रचनाकार हूं और आपको सुन रहा हूं। डीडवाना राजस्थान में है, आप परिचित होंगे डीडवाना से, और अब आजकल सऊदी अरब में रहते हैं, तो निश्चित रूप से छोटू सिंह जी आपकी कैसे परिचित हैं निश्चित रूप से। हाँ जी छोटू सिंह जी प्रजापति जी को नमस्कार और उनको मैं जानता हूँ, वो एक छोटे से साहित्यकार नहीं है, वो सब दर्पण के बड़े बहुमूल्य रत्न हैं। इनको मैं जानता हूँ, इनको मैंने सुना है, इनके सब मीटिंग्स में इनसे बात करी है। मतलब वो मुझे ना जानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ और आपकी और कविताएं अभी आती रहती है ग्रुप पे। मानव सिंह जी एक प्रश्न कर रहे हैं कि नवांकुर अगर स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़े, कौन से प्लेटफॉर्म उनको बढ़ने में मदद कर सकते हैं, इसमें कुछ सुझाव। लगान मतलब सॉरी क्या स्क्रिप्ट राइटिंग तो बढ़ना। नवांकुर अगर स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ बढ़ना चाहते, स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ क्षेत्र में बढ़े तो कैसे बढ़े और कौन से प्लेटफॉर्म उनको बढ़ने में मदद कर सकते हैं स्क्रिप्ट के लिए। अगर आपको बड़े स्तर पे करना है स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे जैसे अभी राणा जी ने बताया कि अगर हम वेब सीरीज लिखना चाहते हैं तो कुछ प्रोफेशनल्स राइटर्स हैं, जैसे उसमें से एक अंकित कोठारी हैं, अगर आप ढूंढेंगे जिनकी मैं भी कुछ सर्विसेज ले रहा हूँ, वो नेशनल अवार्ड विनर हैं और उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई हैं और बड़ी फिल्मों में भी उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में उन्होंने और असिस्टेंट स्क्रिप्ट राइटर के रूप में उन्होंने काफी काम किया। अंकित कोठारी, उनको आप देख सकते हैं, उनकी कुछ एक प्रोफेशनल सर्विसेज है मैंने ली हैं। लेकिन अभी फिल्म्स की तरफ या वेब सीरीज की तरफ जाने की जगह मेरा जो ज्यादा रुझान है वो नाटकों पर है कि मैं नाटकों को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अब जैसे कि हम जानते हैं सब लोग बड़े स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे आना चाहते हैं, परंतु स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत छोटी चीज से होनी चाहिए। पहले हम कोई छोटा सा कोई एक सीन क्रिएट करें, उसको प्रैक्टिकल जामा पहनाएं,
उस सीन को, दृश्यों को देखें कि उस दृश्य में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, डायलॉग्स कैसे हो सकते हैं, वन वे डायलॉग हो सकता है, सूत्रधार की जरूरत है या टू वे डायलॉग्स होंगे, कौन सारे पात्र होंगे, घटना क्या होगी, इन सब के लिए अगर हम पहले एक दृश्य को एक लिखने की कोशिश करें तो एक एक करके कई दृश्य ऐसे बन सकते हैं। तो किसी एक दृश्य से शुरुआत करें। ऐसे ही हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि नेक्स्ट लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन को भी अगर लिखना है क्रिएटिव राइटिंग, इसकी वर्कशॉप्स मैं भी लेता हूं स्पेशली, लेकिन बच्चों के लिए लेता हूं। लेकिन अगर फिर भी कोई बड़ा अगर कोई जानना चाहेगा कि कैसे दृश्यों को लिखा जा सकता है, उसको विजुलाइज किया जा सकता है और दृश्यों में कैसे डायलॉग्स और उनका प्रस्तुतिकरण, नाटकीकरण किया जा सकता है, उस छोटे स्तर की वर्कशॉप्स तो मैं भी लेता हूं। बाकी आप अंकित कोठारी जैसे मैं नाम लिया, उनके वर्कशॉप्स ले सकते हैं। ये लोग प्रोफेशनल हैं और ये लोग पैसा लेते हैं और अपने ऐड भी देते हैं, ऐसे ढूंढा जा सकता है। वो लोग प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी शुरुआत हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। शब्द दर्पण में भी हमको अपनी एक वर्कशॉप लगा सकते हैं कि कैसे संवादों को लिखा जाए, कैसे दृश्यों का समावेश किया जाए, कैसे दृश्यों को विजुलाइज किया जाए, इमेजिनेशन के द्वारा हम कैसे पात्रों का चयन कर सकते हैं, किसी घटना को कैसे हम मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें हास्य व्यंग कैसे ला सकते हैं। ये थोड़ी सी एक डिफरेंट विधा हो जाएगी फिर कविताओं से। लेकिन हाँ, इसका अगर आप कुछ शुरुआत करते हैं तो इसमें मैं भी अपने तरफ से कुछ अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, बिल्कुल अच्छा सुझाव है और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कभी मिलकर, ऐसे चाहेंगे जब भेंट होगी आपकी, ऑनलाइन भी भेंट होती रहती है हमारी आपकी, तो मानव जी भी रहेंगे उसमें। हम चाहेंगे कि ऐसी कोई योजना बने कि आपका कोई नाटक एक YouTube सीरीज के रूप में आए, नाटक आपका एक, उसमें जो भी योगदान हो, जहां तक, क्योंकि उस आपके पुराने वाले नाटकों में पात्र अधिकतर बच्चे पात्र थे, तो मैं समझता हूं कि उसके सीन क्रिएशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि YouTube की पॉलिसी होती है, बच्चे जहां काम करते हैं उसकी कुछ पॉलिसीज होती है, वो देखना पड़ेगा बस वो आपको, कि ऐसा ना हो जो किड्स के लिए बनते हैं पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ को पुराने जो हैं मेरे नाटक, वो YouTube पे अच्छे से हमने उसको एडिट करके डाले हैं। एडिटिंग बड़ी अच्छी हुई है, ग्राफिकल उसमें समावेश किया गया है और आपको लगेगा नहीं कि ये कोई छोटे से बच्चे हैं, मतलब छोटे नहीं है। अब अगर आप 15-16 साल तक के बच्चा भी कोई करता है तो वो चीजों को समझता है और गंभीर पात्र भी निभा रहा है। स्वामी विवेकानंद से लेके उन्होंने भगत सिंह तक के पात्र निभाए हैं और कई राजकुमारों के, राजाओं के, पृथ्वीराज चौहान के पात्र भी उन्होंने निभाए हैं। हमने स्टेज पे इसके मंचन किया और उनकी बड़ी रिकॉर्डिंग करके, एडिटिंग करके, ग्राफिक्स डाल के उसको YouTube पे डाला है। नाट्यशाला एक ग्रुप है मेरा, थिएटर ग्रुप है, उसे चैनल बना रखा है। कार्यक्रम के बाद में, ये कार्यक्रम के बाद में आप यहाँ पर इसी कार्यक्रम के लिंक में आप कमेंट में लिंक में डालेंगे और उसको हम पिन कर देंगे, उसको आप ना, और वो कमेंट में डालेंगे आपकी लिंक, आपका YouTube का लिंक, नाट्यशाला का, और दूसरा जो आपका NGO में जो काम करते हैं उसके भी लिंक आप देंगे तो उनको हम पिन कर देंगे। उनको एक ही उसमें 4-5 लिंक आ जाएंगे, उस मैसेज को हम पिन कर देंगे और जिससे कि सभी लोग इस कार्यक्रम देखने वाले उनका भी लाभ ले पाएंगे। और एक ही उसमें आप YouTube का लिंक, आपका एक फेसबुक का लिंक, और फेसबुक के लिंक के साथ साथ NGO वाला लिंक भेजेंगे, जिससे कि आपके जो कार्य का लाभ सबको मिले। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि जो समाज में साहित्य में अच्छा काम कर रहे हैं, उन अच्छे काम को समाज के सामने लाया जाए। समाज कौन सा? एक समाज ऐसा जो कि सिर्फ प्रशंसा करता है, जैसे जो कवि नहीं है, साहित्यकार नहीं है, नाटककार नहीं है। दूसरा समाज ये है कि जो इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं, आपके साथ भी आ सकते हैं और आपसे प्रेरणा लेके इसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तीसरे वो, जैसे कि आने वाली जनरेशन, जैसे आपने बच्चों के लिए बहुत काम किया है, तो अगर किसी साहित्यकार के पास जाएगा और वो लगता है उनके हिसाब का काम नहीं है, वो नाटककार नहीं है, कवि है अगर, तो उसके बच्चे भी उन चीजों को कर सकते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा मिलेगी। तो हम हमेशा हर एक अपने गेस्ट से कहते हैं कि आप अपना कम से कम जानकारी पूरी दें, जिससे कि यदि आपके कार्यक्रम को यहाँ पर पूरे 1 घंटे नहीं भी देखता है कोई आदमी, तो बाद में जब देखे तो कमेंट में जाके, पिंड कमेंट में जाकर वो आपको वहां तक पहुंच सके और फिर आपको पूरे काम को देख सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे NGO का अगर ना भी हो रेफरेंस तो कोई दिक्कत नहीं, नाट्यशाला क्योंकि आपकी और हमारी विधाओं से जुड़ा हुआ है, वो साहित्य और कला से जुड़ा हुआ है, तो उसका जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नाट्यशाला, क्योंकि वो एक, उसमें कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं और नाटक भी हैं और डांसेस भी हैं, बच्चों के अच्छे खासे लोक नृत्य हैं। तो ये चीजें जो हैं वो बाकायदा शेयर की जा सकती हैं। NGO वाला भले ना हो क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि एक पूरा समाज सेवा का क्षेत्र है। क्या वो अभी तक हम पिछले 1 वर्ष में आपसे जो परिचित थे, आपके साहित्य से परिचित थे, हम कविताओं से परिचित थे, निस्संदेह हम कविताओं से परिचित थे और सब दर्पण पर हम कविता कहानी दोनों में काम करते हैं।
तो यदि आप उचित समझें कि अगर हमें सबसे दर्पण पत्रिका में अगर आप चाहें तो आप सबसे दर्पण पत्रिका में छोटे-छोटे नाटक, छोटी-छोटी कोई झलकियाँ या छोटी जरूर नाटिकाएँ जरूर। अगर देंगे नहीं, तो बहुत निश्चित अच्छा रूप है, से बहुत अच्छा है। लाभ मैं तो मिलेगा चाहूंगा सबको और बिल्कुल हम कि हाँ, मैं तो चाहूंगा, नाटक बहुत ही मनोरंजक विधा है ना? और नाटकों में हाँ, से जो नाटक हम हाँ, समझा पाते हैं मनोरंजक तरीके से, मैं दूंगा, मेरे पास तैयार हैं चीजें, अगर आपका सहयोग चाहते हैं और आपका मतलब बिल्कुल, मतलब जी, आप बिल्कुल हैं हम साथ में, चाहेंगे जी। जरूर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं शुरुआत हम जी, कर हम सकते हैं। चाहेंगे कि इतने समय बाद में हाँ, अपनी एक रचना सुना दें। कोई बिल्कुल आपकी कविताएं भी अनूठी होती हैं, हमने आपको मंच पर सुना है, तो एक अच्छी कविता एक सुनाएं जिससे कि हमारे दर्शक, क्योंकि कविताओं के प्रेमी देखें, कविता कहानी प्रेमी ज्यादा है हमारे दर्शक। अभी बिल्कुल। इसके बाद हमारे दर्शकों में नहीं नहीं, नाटक के प्रति जिज्ञासा होगी, और तो कविता नहीं सुनाएंगे तो सोचेंगे हमारे दर्शक के कविता तो सुनाई नहीं है इन्होंने, तो कृपया बिल्कुल। एक रचना सुनाएं। अब एक थोड़ा फिलोसफिकल दार्शनिक जो आध्यात्मिक कविताएं, वो भी क्षेत्र है, उससे मैं अपना बताता हूँ। मन के अंदर जो चल रहा है, जब जब मन को टटोलता हूं मैं, स्थिति बड़ी विकट पाता हूं मैं। जब जब मन को टटोलता हूं मैं, स्थिति बड़ी विकट पाता हूं मैं। सत्य का आभास है मुझे, सत्य का आभास है मुझे, पर उस पर टिक नहीं पाता हूं मैं। ये मन की व्यग्रता, चंचलता और उसका फोकस लूज करना और सांसारिक चीजों में जो उलझता रहता है मन, ये उसके ऊपर है सारी चीजें। कि वो चाहता है कि वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, वो चाहता है कि सांसारिक चीजों से दूर होके वो एक सन्मार्ग की तरफ बढ़े, अध्यात्म मार्ग की तरफ बढ़े, लेकिन हमें संसार किसी ना किसी रूप में रोके रखता है ना? तो ये उन सब चीजों के ऊपर है। प्राप्त सत्य को करना चाहता हूं मैं, प्राप्त सत्य को करना चाहता हूं मैं, किंतु माया को छोड़ नहीं पाता हूं मैं। प्राप्त सत्य को करना चाहता हूं मैं, किंतु माया को छोड़ नहीं पाता हूं मैं। क्या सहेजूं और क्या छोड़ दूं, क्या सहेजूं और क्या छोड़ दूं, कुछ भी स्पष्ट नहीं पाता हूं मैं। किसको रखूं किसको छोड़ूं संसार में, अपने पास क्या लाऊं, क्या हासिल करूं, ये उधेड़बुन चल रही है मेरे मन में। तो क्या सहेजूं और क्या छोड़ूं, कुछ भी स्पष्ट पाता नहीं हूं मैं। प्राप्त सत्य को करना चाहता हूं मैं, किंतु माया को छोड़ नहीं पाता हूं मैं। जब ईश्वर के निकट जाता हूं मैं, वास्तविक सुख वहीं पाता हूं मैं। जब ईश्वर के निकट जाता हूं मैं, वास्तविक सुख तो वहीं पाता हूं मैं। लेकिन जब लौट के संसार में आता हूं मैं, जब लौट के संसार में आता हूं मैं, वहां से निकल नहीं पाता हूं मैं। प्राप्त तो ईश्वर को करना चाहता हूं मैं, प्राप्त तो सत्य को करना चाहता हूं मैं, पर इस माया के बंधन से निकल नहीं पाता हूं मैं। बड़ा विचित्र जीव हूं मैं, बड़ा विचित्र जीव हूं मैं। एक क्षण ब्रह्म में हूं मैं, एक क्षण ब्रह्म में हूं मैं, और दूसरे ही क्षण नर और नारी में हूं मैं। जब मैं लोगों के बीच हूं, परिवार के बीच हूं, सगे संबंधियों के बीच हूं, तो सारा ईश्वर भक्ति, सारी दार्शनिकता धरी की धरी रह जाती है। इस विचित्र खेल को, माया के इस विचित्र खेल को समझ नहीं पाता हूं मैं। प्राप्त सत्य को करना चाहता हूं मैं, पर माया को छोड़ नहीं पाता हूं मैं। क्या किसी द्वंद में हूं मैं, क्या किसी द्वंद में हूं मैं? नहीं, माया से बंधा हुआ मोह में हूं मैं किसी द्वंद में हूं मैं? नहीं, माया से आबद्ध बंधा हुआ मोह में हूं मैं। इस सत्य का, इस सत्य का एहसास है मुझे, इस सत्य का एहसास है मुझे। अब अपने पे हंसूं या शोक करूं मैं, अपने पे हंसूं या शोक करूं मैं। शायद नहीं, स्थिति, स्थिति मन की स्वीकार कर चुका हूं मैं। बड़ी विकट स्थिति है ये मन की स्थिति, मन की स्वीकार कर चुका हूं मैं। पर अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगा मैं, इसलिए अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगा मैं। शायद, शायद अभी कुछ दिन और भोग करूंगा मैं, अभी भोग के और दिन बाकी हैं। शायद अभी कुछ दिन और भोग करूंगा मैं, पर तब तक
पर तब तक रोज मरूंगा मैं, और तब तक रोज मरूंगा मैं। ये मन की उधेड़-बुन अद्भुत अद्भुत सांसारिकता से दूर अद्भुत उधेड़-बुन को आपने बड़े तारतम्य से, मन की उधेड़-बुन को बड़े तारतम्य से, और सबसे बड़ी बात है, किसी भी कविता का जो उपसंहार होता है, तो लेख में तो उपसंहार लिखने की बहुत बड़ी सीमाएं होती हैं, कोई सीमा नहीं होती। लेख में आप चाहें जितना बड़ा लेख है, उपसंहार भी उतना ही बड़ा लिखते हैं, लेकिन कविता में उपसंहार एक लाइन में लिखना पड़ता है। तो आपने एक ही लाइन में लिख दिया कि भोग करूंगा और नित्य मरूंगा, तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। निश्चित रूप से बड़े बड़े एकदम वेदांत की बात भी हो गई है और यथार्थ जीवन की बात भी हो गई कि जिसको हम जीना समझते हैं, वो वास्तव में मरना है, रोज रोज मरना ही, रोज रोज जीना नहीं है हम, क्योंकि मृत्यु की समीप जा ही रहे हैं। और जब उससे अगर भोग की तरह से अगर जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे शब्दों में मैं उसकी व्याख्या उतना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी रचना की व्याख्या क्या होगी? अच्छी रचना स्वयं में ऐसा प्रमाण होती है कि उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल होता है अच्छी रचना का। तो ये कुछ ऐसी चीजें अभी बहुत अभी मानव जी ने अमृत नाम की अपनी निकल रही एक, है ना, एक नई जी। तो उसमें भी मैंने हाँ, तो उसमें भी दार्शनिकता से लबरेज मैंने कुछ अपनी 2-3 भेजी उनको कविताएं, और ये भी एक विधा है जिसमें मेरा चिंतन और मनन रहता है। क्योंकि देखिए, हम एक शिक्षाविद हैं, हम एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अध्यात्म से अछूते तो हम रह नहीं सकते। अब जीवन उस मोड़ पे पहुंच गया है जहां सिर्फ सांसारिकता से हम खुश नहीं रह सकते, है ना? तो जरूरी है कि मानवता, जीव और अध्यात्म का समन्वय किया जाए, तभी इस संसार से हम लोग मतलब कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने स्वामी से, अपने ईश्वर से एक निकट संबंध बना पाएंगे। जी जी। अमृत तो है, जल्दी आएगी। अभी अमृत से पहले एक और हमारी पुस्तक है, जो कि एक और लाइन में पुस्तक है, जो कि 2-4 बूंदें, वो समझता हूँ जुलाई में शायद प्रेस में चली जाएगी 2-4 बूंदें, और उसके तुरंत बाद में फिर अमृत भी प्रेस में जाएगी बहुत जल्दी। जुलाई में दोनों में डेवलपमेंट होगा, तो 1 जुलाई में 1 अगस्त में आने के चांस है दोनों पुस्तकों के। बीच में कुछ समस्याओं से रास्ता रहा और मानव जी की तबीयत भी खराब रही, तो कहीं ना कहीं प्रकाशन में देर हुई, तो वो बहुत जल्दी आएंगे और वो प्रकाशन का कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा संस्था में, निश्चित रूप से। तो ये बातें हुई आपको बता दूं। हाँ, मैं एक छोटी चीज बता रहा था कि सिर्फ ऐसा नहीं कि दार्शनिक या कुछ गंभीर विषयों पे हम लोग लिखते हैं या फिर गंभीर विषयों पे नाटक करते हैं। हास्य व्यंग का भी मैंने लिखा है, और शायद अपने जब अलीगढ़ में हमारा हुआ था, तो मैंने वहां प्रस्तुत किया था कि मैं पॉपुलर हो गया जगह जगह, गली गली नुक्कड़ में, तो वो भी करते हैं। मतलब दोनों चीजें हैं अपने पास, और बहुत आवश्यक है कि अब जब कभी कोई व्यक्ति, आप जब वेदांत करोगे, तो आजकल तो आप देखिए, जब टीवी पे कार्यक्रम आता है, टीवी पे आप एक जब कथा सुनते हैं, कोई वो कथा भी अगर 2 घंटे कथा होती है, तो वहां भी आपको आधे घंटे बाद में कहीं ना कोई व्यंग और कोई न कोई विनोद करना पड़ता है, क्योंकि मानव मन है, ये मानव मन गंभीरता को बहुत देर तक नहीं ओढ़े रह सकता। तो हम रचनाकारों को चाहिए कि जो समाज जो चाहता है वो लिखें, और व्यंग का मतलब ये नहीं कि फूहड़ता परोस दीजिए, व्यंग भी बहुत सलीके से, और बहुत, मैंने सुना था वहां पे कार्यक्रम में, आपकी रचना सुनी थी, बहुत सलीके से और बहुत सीमाओं में रह के और असीमित लिखा जा सकता है। लोग क्या होता है कि सीमाओं से बाहर जाके सीमित लिखते हैं, लेकिन अच्छा तरीका अगर हुआ तब सीमाओं में रहिए, लेकिन असीमित लिखिए, तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, सभी लोग लिखते हैं। आपका व्यंग तो मैंने देखा था, बहुत अच्छा व्यंग था आपका वो। और अभी मैं चाहूंगा कि आपसे एक साहित्यिक जीवन की कोई घटना, एक संस्मरण, उसे सुनाएं हमको, जिस सभी लोगों, जिससे कि आप समझते हो कि वो संस्मरण सुनाना आवश्यक होता है साहित्य से संबंधित। बाकी जीवन के अनुभव तो बहुत सुने आपको, और इस कार्यक्रम के बाद में भी कोई सत्र एक रखेंगे बाद में, अभी जब भी क्रम आएगा, तो सारी बातें 1 घंटे के कार्यक्रम में संभव नहीं होती हैं, हो ही नहीं सकती। तो मैं चाहूंगा कि आगे कभी भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद में एक अगला सत्र आए, उसमें और भी जीवन की बहुत सी बातें जानना चाहेंगे, क्योंकि निरंतर प्रगति जीवन में हो रही है, कार्य में प्रगति हो रही है। तो कोई एक संस्मरण, एक साहित्य संस्मरण बताएंगे जरा। देखिए, वैसे कोई विशेष कोई संस्मरण जिसको मैं बताऊं कि बहुत उल्लेखनीय रहा और अपीलिंग रहा लाइफ के अंदर, जिसने मुझे पुश किया या बहुत ज्यादा प्रेरित किया, ऐसा कुछ तो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं रहा। लेकिन अब बचपन में जो था वो था, मुझे लग रहा है कि उस वक्त मुझे प्रेरणा चाहिए थी। भले ही घर में वातावरण था, लेकिन होता था ना, वातावरण यही था कि इंजीनियर बनना है। क्योंकि आप कविताएं लिख के, माता पिता का ये रहता था, भले ही वो कवि हो,
लेकिन वो ये नहीं कह सकते थे कि तुम कवि बनो, वो ये नहीं जी कहते थे कि तुम कलाकार बनो। मैं चाहता था कि मुझे म्यूजिक सिखाया जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने गणित गणित सिखाने पर ज्यादा जोर दिया। तो उस वक्त एक उधेड़-बुन रहती थी कि यार मेरा मन तो नाटकों में लगता है, मेरा मन कविताओं में लगता है, मेरा मन कलाओं में लगता है और मैं खेलना भी पसंद कर रहा हूँ वैसे। अब उस वक्त ये उधेड़-बुन होती थी कि मैं चाहता था कि मेरे को साहित्य, कला और इधर की तरफ ही उन्मुख किया जाए। मेरा ये दृष्टिकोण बन चुका था 8वीं, 9वीं, 10वीं के अंदर भी। परंतु घर पे वातावरण होने के बावजूद, आप भी एक इंजीनियर हैं, आप ये समझ सकते होंगे कि उस वक़्त भी हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ क्यों? ताकि उससे भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो उस वक़्त मैंने चाहा कि बस एक संस्मरण वही था कि मैं चाहता था कि किस तरह से लोगों को पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है और मेरे अंदर क्या इच्छा है। और मेरे माता-पिता खुद मुझे कहें कि हाँ, तुम साहित्यकार बनो। क्योंकि ये बड़ा जी मुश्किल है इस समाज के अंदर कि माता-पिता कहें कि हाँ बेटा तू साहित्यकार बन जा। ना, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा, अर्थ कैसे आएगा। तो मैंने बड़ा कोशिश करी, एक प्रदर्शनी लगवाई किसी तरह से करके। वो प्रदर्शनी जो मेरे प्रयासों से ही हो पाई थी। मैं बार-बार कुछ ऐसा चीज़ें करता था कि लोगों तक पहुँचे। तो मैं मंचन करवाता था ज़बरदस्ती मोहल्ले के अंदर, स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करता था। क्योंकि जब मैं चाहता था कि मेरे टीचर्स आके मेरे माता-पिता को बोले कि आपका लड़का है ना बहुत अच्छा नाटक करता है, इसको आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाइए। तो मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी आके ना मेरे माता-पिता को प्रेरित नहीं किया, तो मैं परेशान था और मैं अपनी इस यात्रा को बढ़ाना चाहता था, मैं इसी में आना चाहता था। तो उस वक़्त एक पत्रकार आए हमारे घर पे, पत्रकार होते थे, बात क्योंकि पिताजी हमारे क्या आकाशवाणी में थे, तो कुछ पत्रकारों को वगैरह उनका जान पहचान लगी रहती थी। वो आए और उनके सामने मैंने ज़बरदस्ती कविता सुना दी। मम्मी-पापा ने उस वक़्त नहीं कहा था कि सुनाओ बेटा, लेकिन मैंने सुना दी। तो उसने कहा, "अरे भाई! ये तो बहुत अच्छा करता है, तो बेटा और तुम क्या-क्या करते हो?" तो मैंने ब ज़बरदस्ती बताता गया कि मैं लिखता हूँ, मैंने छोटे-छोटे उपन्यास लिख रहा हूँ और तुरंत लाके दिखाता गया। फिर माता-पिता ने भी कह दिया, "हाँ बेटा, वो भी लाके दिखाओ। अच्छा वो तुमने लिखा है ना, वो चित्र बनाया था, वो दिखाओ। अच्छा तुमने कुछ उपन्यास लिखा था अपने दोस्तों के साथ मिलके, वो दिखाओ।" तो फिर उसने फिर मुझे प्रेरित किया और तुरंत उस वक़्त वहीं का वहीं डिसाइड हुआ कि आपके लड़के की तो प्रदर्शनी लगनी चाहिए। इसने इतना सारा काम किया है और आप तो स्वयं कला साहित्य से जुड़े हुए हैं, आप कैसे इसको पीछे कर सकते हैं? कि उन्होंने कहा देखिए अब इससे पेट तो भरता नहीं तो उसको तो कुछ टेक्निकल लाइन लेनी चाहिए और इसको हम कैसे कर दें? कहते हैं वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी जो उसके अंदर जो प्रतिभा है और आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? तुरंत उन्होंने एक मेरी प्रदर्शनी लगवाई और वो प्रदर्शनी मेरे जीवन की यादगार प्रदर्शनी हुई जिसने एक निर्णायक मोड़ दिया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा और जो मैं चाहता था वो हुआ। बहुत कई लोगों तक पहुँचा, दोस्तों को बुलाया, कुछ टीचर्स को बुलाया और उसका उन्होंने अपने अखबार में निकाला जो कटिंग मेरे पास है। अनफॉर्च्यूनेटली मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता लेकिन मेरे पास है वो कटिंग और उसमें लिखा था कि बाल साहित्य में कीर्तिमान बनाने का सपना इस बालक का। तो ये हेडिंग उसने डाली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाल साहित्य में कीर्तिमान बनाने का सपना इस बालक का और पूरी प्रदर्शनी लगी थी, उसके बारे में लिखा था, इसने बालक ने ये किया, इसने ये किया, इसने वो किया, 10th का स्टूडेंट है, 9th का स्टूडेंट है और उसने ये कर रहा है। तो वो एक निर्णायक चीज़ थी जिससे मुझे लगा कि हाँ, आज भले मुझे रोका जा रहा हो, पर एक दिन मैं ज़रूर इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। मतलब दुनिया मानती है अगर आपके अंदर प्रतिभा है। एक ना एक दिन आप लोहा मनवा सकते हो अपनी प्रतिभा का। तो ये चीज़ अच्छी लगी और मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा कि भले ही मैं टेक्निकल लाइन में चला जाऊँ, मम्मी-पापा मुझे भेज दें, लेकिन मैं अंततः इसको मैं लौट के लाऊँगा और उसको ज़िंदा रखूँगा। तो कोई बहुत ख़ास अच्छा। प्रसंग नहीं है, कहता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मुझे प्रसंग अच्छा प्रसंग लगता है। ये प्रसंग खास कैसे नहीं है, प्रसंग तो इतना खास है कि जब हम हुँ, हुँ। बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, हुँ, तो वहां पर था कि पात्र होते थे। तो मुझे हुँ, नाटकों में भाग लेने से मुझे रोका जाता था। स्वाभाविक सी बात है, क्यों मुझे हुँ, कविता तक था, भाषण देने का मिल जाएगा, हुँ, भाषण का मिल जाएगा स्टेज पे हुँ, और मैं स्टेज पे क्या था कि कविताएं पढ़ सकता था, उससे आगे जाने का मुझे परमिशन नहीं थी। मेरे क्लास टीचर की परमिशन नहीं, पिताजी से शिकायत कर दी थी। पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, तो बोले पढ़ता नहीं बच्चा ये हाँ, करता है। तो मैं क्या करता था हाँ, नाटकों में जो हर 26 जन तो सहायता करता था। तो जितने डायलॉग याद कराता था उनके साथियों के, जो हमारे रामलीला के कलाकार होते थे, जो उनके बच्चे थे कुछ, वो बच्चे स्कूल में पढ़ते होते, तो मैं उनकी सहायता करता था साथ में लगातार। वो मैं उनका हीरो हुआ करता था, वो मेरे हीरो हुआ करते थे बच्चे वो। आज भी वाह! मेरे मित्र, एक दो मित्र भी दुनिया में नहीं रहे। एक रफीक खान है रामलीला में, वो रोल सीता का रोल करते थे उसमें। रफीक खान मेरा क्लास फेलो था मेरा। तो हम वाह! लोगों ने एक नाटक किया था। हाँ, तो मेरा उसमें रोल मेरा इतना ही ले पाया था जो कि एक कोटेशन बोलने के लिए, जैसे आपका अगर कोई दृश्य शुरू होने से पहले कोटेशन बोलना है, कविता, अच्छे कवि कविता बोलनी है, मतलब मुझे कविताओं तक सीमित रखा जाता था। कविता बोल के मैं मंच का जब पर्दा गिरेगा तो करेंगे उसके बाद में। तो वो मित्र मेरा आज भी इतना अच्छा मित्र है। उसे कुंती का रोल किया था। एक टका से
भाजी टका सिर खाजा, उसमें रोल किया था उसने। उसने पन्नाधाय का रोल भी किया था। तो मुझे ध्यान है कि उन नाटकों से जुड़ा था, मुझे अच्छा लगता था। मुझे परमिशन नहीं थी भाग लेने की, लेकिन मैं मतलब एक तरह से जो कि जब यवनिका गिरती है तो उससे उस समय मुझे कुछ बोलना है और उससे पहले बोलना है, वो मुझे छूट थी, मैं कविताएं पढ़ सकता हूँ। तो वो कितना रोमांचकारी होता बच्चों के लिए। ऐसी घटना जब प्रदर्शनी लगे, ये तो बहुत बड़ी निश्चित रूप से एक अचीवमेंट था आपका। वो अचीवमेंट होता है। और अपने संस्मरण में बहुत अच्छा समय सुनाया। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, उनके बच्चे यदि कलाकार हैं तो वो उनको पढ़ाई पे ध्यान दें, जरूर है पढ़ाई से विरत नहीं करें, लेकिन जो उनकी योग्यता है उस योग्यता को, क्षमता को निश्चित रूप से पनपने दें और अपने छत्र छाया भी अपनी दें। क्योंकि हाँ, हम अगर साहित्यकार हैं तो हमारे बच्चों को छत्र छाया देनी है। मैं खुद इसमें हतभागी हूं कि मैं अपने बेटे को छत्र छाया नहीं दे पाया। मैं बेटे को, जब मेरा बेटा बहुत अच्छा ड्राइंग में था, जब छोटा था, तो एक छोटी सी घटना थी, थोड़ा इतर हो रहा है विषय से। तो मेरा जो गांव था, मेरे बेटा गांव रहता था, मैं बाहर ड्यूटी करता था, आता था महीने में एक बार, महीने में 2 बार अपना बाइक से आता था। मथुरा 80 किलोमीटर दूर था, मेरी ड्यूटी थी, मथुरा रिफाइनरी में ड्यूटी चलती थी मेरी। तो जब उसने जाना, बेटे को जाना कि बेटे को पहली बार स्कूल गया, जब 1 किलोमीटर दूर पड़ता था स्कूल उसका, तो जब आया तो उसने क्या किया, स्कूल गया तो तीसरे दिन उसने क्या किया, उसने एक नक्शा बना दिया। उसने लाइन डायग्राम, जिसे हम लाइन डायग्राम कहेंगे, हम इतने दिन इंजीनियरिंग करने के बाद में वो लाइन डायग्राम बनाना सीखे बाद में, चाहे प्लम्बिंग का हो चाहे किसी, उसने लिखा कि हमारे घर के बाद में एक जगह सार्वजनिक हमारा वो थी, उसे कमरा कहते थे, यानी कमरा यानी कि वो बैठक थी शामिल परिवार की। तो उसने लिखा, एक लाइन बना के कमरा लिखा, कमरे के बाद में बीच में जहां जहां मोड़ आते थे उन घरों के नाम लिखे। फिर एक बम्बा जिसे राजभा होता वो लिखा। उसके बाद में लिखा अपने खेत की जगह थी वो लिखी उसने, और फिर स्कूल लिखा। पिताजी को दिखाया, पिताजी को। तो पिताजी ने बोला तो ये तो ठीक है, पिता की तरह से, पिता तो नक्शों पे बिल्डिंग बनाते हैं और ये तो नक्शा बनाने लगा। ये तो जब उसकी रुचि ड्राइंग में थी, तो हाँ, हालांकि मैं प्रेरित करता था उसको जब आता था, लेकिन क्योंकि हुआ बाद में डॉक्टरी पढ़ी उसने, उसका विषय अलग हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कलाकार है। तो मैं उसे प्रेरित करता हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, अपने जीवन के साथ में अगर काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात भी सही कि करियर जो है ना, लेकिन वही बात है कि करियर आज भी है ना, कला और साहित्य में बनाना बड़ा मुश्किल है ना। करियर बहुत मुश्किल है, पैसा जी बहुत मुश्किल है। अब सोचिए कि एक इंजीनियर है तो 100 में से 99 इंजीनियर्स को नौकरी मिल जाती है, और 99 और 100 में से 50 को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। डॉक्टर्स में 100 में 99 डॉक्टरों को नौकरी मिल जाती है, उनमें से 90 को बहुत अच्छी मिल जाती है। और बीए करने के बाद भी नौकरी तो आधों को मिलती है, तो आधे के बाद में फिर भी अच्छी नौकरी मिल जाती है। लेकिन कलाकार के लिए जो काम है बहुत है, हजारों में से एक सफल होता है, कई हजार में से एक सफल होता है। तो मुश्किल तो है, जीवन यापन के लिए दूसरा काम करना चाहिए, लेकिन यदि हम सक्षम है तो कला को निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही। इसलिए मैंने संस्था बनाई थी प्रयत्न, जिसके द्वारा मैं नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, मैं उनके अंदर ये कला, साहित्य और शिक्षा के द्वारा सद्गुणों का विकास करना लक्ष्य बनाया है। सही है, क्योंकि अगर जितना भी आपके पास है वो आप दूसरों को शेयर कर दो, बांट दो, यही जीवन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथी रमा त्यागी जी लिख रहे हैं। रमा त्यागी एकाकी जी बहुत बड़ी कवित्री हैं, आप जो गाजियाबाद से। मैंने कुछ बच्चों के लिए कविताएं लिखी हूं, उनको नाट्य रूप देना चाहती हूं, तो बाकी आप सलाह दीजिए। मेरी सलाह तो यही, नाट्य रूप देना चाहते हैं तो पहले उन कविताओं को आप छपवाइए, अपनी आवाज में है, यूट्यूब पर एक किसी कार्टून की तरह से प्रस्तुत करें तो शायद अच्छा होगा। बाकी सुझाव प्रणीत जी ज्यादा अच्छा सुझाव दे पाएंगे, क्यों कवियों के लिए कहीं स्पॉन्सर। मैं ज्यादा अच्छा सुझाव दे पाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया। आज के इस दौर में, डिजिटल के दौर में, हम सब यही कर रहे हैं। भले ही मेरी किताब छप ना पाए, लेकिन यूट्यूब पे हम अपनी आवाज में उसको आराम से उसका वीडियो बना के डाल सकते हैं, नहीं तो ऑडियो के साथ आप पीछे कुछ और ग्राफिक्स डाल के या कुछ भी सीनरी वगैरह डाल के भी अपना डाल सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है और हमें ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल सही। बस आपके ऊपर जरूरत है कि ईमेल आईडी एक कविता है उनकी, अगर एक कविता है तो कविता को अगर 10, अगर उसके पीछे अगर एक 10 बना के उनका वीडियो बना दें, 10 चित्रों का, जो चित्र उसी की तरह का। खरगोश की कहानी है तो खरगोश की चित्र हो जाए, बच्चों की कहानी है तो बच्चों को हो जाए, एक तालाब का चित्र, जैसे कहानी में जो पात्र हैं उनका चित्र हो जाए, और उसको कविता को आप कर दें। वो मैं बता सकता हूँ रमा जी को, अगर वो आप वीडियो बना लेंगी, उस वीडियो में आवाज कैसे डालनी है मैं बता सकता हूँ, पंडित जी बता सकते हैं अगर ऐसा करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो गया कि व्यक्तिगत रूप से जो करना है कवियों को, जो कवि हैं या लेखक हैं,
या तो संस्थागत रूप से तो बहुत सी चीज हो जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अभी यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है। जरूरी नहीं लोग पैसा कमाना जरूरी नहीं, लोगों तक बात पहुंचना जरूरी है। यूट्यूब को पैसा कमाने का साधन बना लिया है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाना सेकेंडरी चीज है। पहली चीज है कि आप अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर 500 लोगों तक पहुंचा दी तो बहुत अच्छी बात है, और 500 जिक्र करेंगे तो वो फिर 1000 तक पहुंचेगी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। प्रणीत जी ऐसे बात चल रही है अभी कि पता चला पिताजी माताजी के बारे में बताया आपने, फिर एक प्रश्न आ जाता है कि पिताजी माताजी में से दोनों में से आप किसको अधिक प्यार करते थे और किससे सीखने को अधिक मिला? हालांकि दोनों से सीखने को मिला। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि दोनों से हमको सीखने को मिला है, और दोनों से हमें अपनी लेगेसी मिली है, हमें जीन्स में सब चीजें मिली हैं। मम्मी से शिक्षा, आज जो शिक्षा पे जो मैं काम कर रहा हूँ, वो प्रेरणा वो सारी माता जी की है, और साहित्य की सारी प्रेरणा पिताजी की है। और ये मेरी क्योंकि पिताजी रेडियो में थे, उनकी आवाज रेडियो वाली थी, और सौभाग्य से मेरी आवाज भी रेडियो में सिलेक्टेड है। तो ये सब चीजें मुझे अपने पिताजी से मिला, ये चीज भी मुझे अपने पिताजी से मिली। संवेदनशील मन, जिसके द्वारा मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी जो मेरी उपलब्धि है ना, जो मेरी एक खासियत है या मेरी संपत्ति, वो है मेरा संवेदनशील मन। एक कवि के लिए और एक लेखक के लिए, साहित्य के लिए बड़ा जरूरी है, जो कि कम हो रहा है या संवेदनशीलता कम हो रही है, लेखन में भी दिखनी चाहिए वो चीज। वो चीज मुझे अपने पिताजी से मिली। वो उस पीढ़ी के थे और अत्यंत संवेदनशील थे। दूसरे का दुख या दूसरे के प्रति एम्पैथी रखना और उसको अपनी कलम से उकेरना, उनके उपन्यास में मैंने देखा है। कोई बहुत चर्चित बिल्कुल नहीं थे वो, कोई मेरे पिताजी कोई चर्चित साहित्यकार नहीं थे, कोई ज्यादा किताबें उन्होंने नहीं छपवाई, नौकरी में लगे, परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन जितनी भी मैंने पढ़ी और जो लिखी, क्लिष्ट था। साहित्य में पीएचडी थे वो, और उनकी कविताएं और उनकी कहानियां, उपन्यास में समाज की संवेदनशीलता उकेरी जाती थी, क्योंकि वो स्वयं संवेदनशील थे। और यही चीज मुझे मिली, जिससे मैं सबसे बड़ी संपत्ति समझता हूँ। तो पिताजी से मैं कहूंगा कि ज्यादा मुझे मिला, जो की चीज मैं ज्यादा जी दे पा रहा हूँ आज। हाँ, बहुत माता जी से बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस, जी मैं माता जी से आपको एक leadership सुझाव और और देना चाहूंगा। जी तो बहुत अच्छा बताया आपने दोनों चीज, कॉन्फिडेंस, रचनात्मकता, प्रेम और संवेदनशीलता माता जी से अधिक मिली। और जहां तक आवाज का प्रश्न है और जो आपको मार्गदर्शन मिला साहित्य में, वो निश्चित रूप से पिताजी से मिला। तो आपने बताया पिताजी लिखते थे, तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, अन्यथा न लें सुझाव को। नहीं, तो सुझाव, हाँ, अन्यथा न लें। एक मित्र का सुझाव होगा ये कि यदि आप चाहें तो पिताजी की रचनाएं कुछ अगर हों, क्योंकि तो कुछ रचनाएं, एक दो रचना कभी हमें क्रम से भेजें, तो हम चाहेंगे कि पत्रिका में या मुझे भेजे, तो मैं अभी सब दर्पण पत्रिका का उपसंपादक हूँ, और साथ साथ साहित्य 24 जो दिल्ली की संस्था है, उस संस्था में सहयोग कर रहा हूँ उनके उपाध्यक्ष के रूप में। तो यदि आप मुझे भेजेंगे तो समाचार पत्र में कहीं एक पिताजी की रचना, आपकी तो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो जैसा आपने बताया तो हम चाहेंगे छपे वो। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, इसमें अन्यथा लेने की तो बात ही नहीं है। आप मेरे पिताजी को सम्मान दे रहे हैं, ये तो अन्यथा वाली बात नहीं है, ये तो मैं आगे सर माथे पे लूंगा। इतनी बड़ी बात करी आपने, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरी ना लगाए, मैं तो कहूंगा मेरी कविता ना छपाए, मेरे पिताजी की छपाए, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बड़ी खुशी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी भावनाएं पुत्रों की पिता के प्रति होती हैं तो मन गदगद हो जाता है निश्चित। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूँ कि मेरा मेरी एक एक शब्द पे उनका अधिकार है। मेरा क्या है, सच बात में मेरा क्या है, मुझे तो सब चीजें लेगेसी में मिली। और अगर मैं ऐसे पिताजी का अगर बेटा नहीं होता तो मुझे लगता नहीं कि मैं आज यहाँ बोल पा रहा होता। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारे फेसबुक पे मित्र हैं, बहुत बड़े हैं, आप नाम जानते हैं उनका, फेसबुक में कांटेक्ट में हूं, उनसे बात भी कई बार हुई है। तो राजशेखर व्यास जी, जो कि दूरदर्शन के, तो वो जितनी बार भी होता, अभी पितृ दिवस पे उन्होंने पिताजी के फोटो डाले थे, उन्होंने पिताजी के, उनके पिताजी नेहरू जी के साथ में थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में थे, तो वो उन्होंने फोटो डाले थे। मुझे बड़ा गर्व होता था राजशेखर व्यास जी से कि उनका मैं फेसबुक मित्र हूं उनका मैं। और लेकिन पितृ दिवस पे जो उन्होंने फोटो डाले तो मैंने यही कहा कि भाई आपके पिताजी बहुत महान थे। अब होता क्या है कि आपकी महानता के सामने उनकी महानता बहुत बड़ी थी, तो वो ये कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, यही लिखा बदले में कि मैं कुछ नहीं हूँ, उनका अंश मात्र हूँ उनका, और ये सब आपके सामने हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका अंश ही हम लोग थे निश्चित रूप से। तो एक बात अभी आती है, 2 प्रश्न हमारे बाकी होते हैं, बस प्रश्न तो एक ही होता है हमारा कि एक कार्यक्रम में कि बचपन में सब उद्दंड होते हैं, युवावस्था में उद्दंडता होती थोड़ी सी,
थोड़ी सी डांट फटकार भी होती है। तो एक घटना कोई छोटी सी कोई 2-4 मिनट में सुनाएं, जिससे कि आजकल बच्चे उसे ब्लफ कह देते हैं, कई बार प्रैंक कह देते हैं, कई बार चीटिंग कह देते हैं। ऐसा कभी आपके साथ प्रैंक हुआ हो या कभी आपने बचपन में किया हो, वो भी जरूरी है। तो बताएं कोई अगर हुआ है, नहीं हुआ तो भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल शैतानी करते थे, क्लास से भागते भी थे। कई बार हम कोई शिक्षा मतलब पढ़ने से चोरी भी करते थे, घर से भी भाग जाते थे, मम्मी लेके बैठती थी, होमवर्क कर लो। हम ये कहते थे कि बस ये काम करके आता हूँ मैं, और मैं बाहर जाता था तो मैं लौटता नहीं था, फिर वापस आके खिंचाई होती थी। तो बिल्कुल अफ़सोस होता था। पढ़ने में रुचि कम थी और कविताओं में, नाटकों में, खेलने में, रचनात्मक अभिव्यक्तियों में ज़्यादा थी। तो इससे अक्सर डाँट पड़ती थी, क्योंकि वही बात है, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे क्या बनोगे वाली बात होती थी। तो ये गलतियाँ मुझे बाद में महसूस होता था कि ये गलतियाँ थीं। माता-पिता का ध्यान देना चाहिए था और जो वो कहते थे, उतना करना चाहिए था। थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दे देते, तो उनको और खुशी मिलती। बाकी छोटी-मोटी कई ऐसी चीज़ें थीं जो कि उस वक़्त हमने गलतियाँ करी। मैंने बताया पढ़ाई से जी, भी जी, चोरी हाँ। करी और इस तरह की चीज़ें, पर कोई विशेष को मैं यहाँ बताऊँ ऐसा तो मुझे बिल्कुल जी, ध्यान जी, नहीं आ हाँ। रहा है। पर ऐसे अनेक थे। कमियाँ भरी हुई थी, जी, गलतियों की कोई कमी नहीं थी जो हमने करी अपने लाइफ़ में, आगे भी जी, होती जी, रहीं, आज भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। और बाद में उसको अफ़सोस जी, होता है कि काश हम ऐसा कर लेते, रिश्तों को ऐसे जी, जी, सुधार जी, लेते। बट कोशिश ये रहती है कि अब किसी का मन ना दुखे और हम सबके साथ एक गरिमामय व्यवहार करें, दूसरों में आत्मविश्वास पैदा करें, और सबसे बड़ी बात, जो भी मेरे अंदर प्रतिभा है, कला है, जो कुछ भी है, जो मुझे मिला है, वो मैं अगली पीढ़ी को संपूर्ण रूप से दे दूँ। बस, बिल्कुल, बिल्कुल, यही बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया। मिशन है। और हमारे तो साथी परसराम ठाकुर जी, मथुरा से परसराम ठाकुर जी हैं, वो आ गए हैं। आपकी एक मथुरा में, मथुरा रिफाइनरी में आपकी दुकान है। मथुरा में बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं और एक समय बहुत वर्ष पहले हमारे मित्र रहे हैं, उससे पहले हमारे साथी रहे थे और अभी तक हमारे मित्र हैं। प्रशांत जी परसराम को ठाकुर नमस्कार। बहुत अच्छे इंसान। हाँ, हाँ। तो अभी आपको तारीफ कर रहे हैं आपकी, वो बड़ी अच्छा लग रहा है। तो वैसे आपने बताया आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपने बताया कि पिता कभी होता था गलती करते थे, उसका वो आपका निश्चित रूप से उसका निराकरण होता था, डांट भी पड़ती थी। तो विज्ञान का नियम भी यही कहता है, जहां तक मैं समझता हूँ, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, कि आगे बढ़ना अगर है तो थोड़ा फ्रिक्शन आवश्यक है। विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि आगे बढ़ता खिसकना, तो खिसक तो सकते हैं आप, फ्रिक्शन कम होने पे खिसक सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोल होना है, रोल आउट करना है आपको कोई चीज, तो आपको फ्रिक्शन बहुत आवश्यक है। अगर कांच की सतह पर कांच की गोली को आप पहिए को चलाएंगे तो वो घूमेगा नहीं। तो ये जो फ्रिक्शन होते थे कि हमारा मन कहीं जाता था, माता पिता उसको लेके आते थे, तो मैं तो विज्ञान से कोरिलेट करता हूँ बहुत सी चीजों को। तो वो निश्चित रूप से थोड़ा फ्रिक्शन आवश्यक था। अगर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता तो हम लोग आगे रोल आउट नहीं होते। हम लोग खिसक सकते थे, धीरे धीरे खिसक लिए, कोई धक्का लगा दिया तो बहुत तेज, बिना फ्रिक्शन के बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन जब हमें चलने का समय आएगा तो बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं पाएंगे। तो बहुत आवश्यक था। आपने वो जो छोटी मोटी शैतानियां की, पढ़ाई छोड़ी और प्रेरणा मिली, तो बहुत अच्छी बात थी। तो बिल्कुल छोड़ते मैं थे। चाहूंगा कि हमारे, जी हाँ, अब समय हमारा पूरा हो रहा है, 1 घंटा हमारा हो चुका है पूरा। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक संदेश दें, सब शब्द दर्पण के दर्शकों को, और अपनी एक रचना सुना के फिर समापन उसके बाद करेंगे। संदेश इस काव्य रूप में मैं देता हूँ कि जो सपना भी है, जी, मेरा सपना है एक ऐसा विकास जिसमें हो सबका विकास, जिसमें समाये मेरी धरती और जिसमें समाये सबका आकाश। उम्मीदें भर दूं सबके मन में, भर दूं सबके मन में विश्वास। उम्मीदें भर दूं सबके मन में, भर दूं सबके मन में विश्वास। दुविधा ना हो किसी के मन में, ना हो कोई भी मन उदास। अपनी खुशियां दूसरों को बांटूं, हो मुझे दूसरे के दुख का एहसास। ऐसा है मेरा विकास जिसमें हो सबका विकास, जिसमें समाये मेरी धरती और जिसमें समाये सबका आकाश। ऐसा है मेरा विकास जिसमें हो सबका विकास। यही मेरा एक सपना है, ये एक मेरा एक संदेश है जो कि मैं सबको दे सकता हूं कि हर तरीके से, हर संभव तरीके से स्वयं के विकास के साथ-साथ जब तक हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका अगर हम विकास नहीं करते हैं, तो स्वयं का विकास भी मायने
नहीं रखता है। इससे बेहतर समावेशी विकास, समावेशी शिक्षा से समावेशी विकास, यही मंत्र है और यही मैं देना चाहूंगा सभी को। आपका टैलेंट अगर औरों के काम ना आए तो वो टैलेंट व्यर्थ है। अपना तो सब विकास कर ही लेते हैं, आप तो पॉपुलर हो ही जाएंगे, हम भी किताबें छपवा ही लेंगे, वाहवाही भी मिल जाएगी, तारीफ भी कर देंगे, लेकिन इन सब से अगर दूसरों को अगर फायदा ना हो और मेरे आसपास वाले भी और आगे अपलिफ्ट ना हो, आगे ना बढ़े, तो ये मेरा प्रतिभा, मेरा कौशल, मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। धन्यवाद, मैं यही कह सकूंगा। अच्छा, तो एक रचना सुना दीजिए, फिर हम चाहेंगे एक रचना सुना के समापन करें। आप तो चाहें तो कैसे व्यंग वाली सुना दीजिए। हास्य हाँ, की सुना व्यंग वाली दीजिए? सुना दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है कि कष्ट में मर तो उस पे मैंने लिखा था कि डियर कस्टमर, डियर कस्टमर, ये लिखा हुआ आता है ना मेल्स में कई बार, डियर कस्टमर, कष्ट में मर, ज्यादा बार्गेनिंग मत कर, डिस्काउंट की मांग मत कर, जमाने के साथ चल और फैशन के दौर में क्वालिटी की मांग मत कर। ओ डियर कस्टमर, कष्ट में मर, कैश ना सही, कैश ना सही क्रेडिट कार्ड को यूज कर, पर किसी कैश बैक की मांग मत कर। इतना कमाया, इतना कमाया, कुछ भी ना लुटाया, क्या फायदा हुआ? इतना कमाया, कुछ भी ना लुटाया, इतना मत सेव कर, इतना मत सेव कर, अब कुछ तो खर्च कर। उसको उकसा रहे हैं, आज की बाजारी ताकतें हमें उकसा रही हैं कि खूब कमाओ और खूब लुटाओ और खूब खर्च करो, है ना? तो उसके ऊपर ये, घर से निकल, घर से निकल, चल शॉपिंग कर। अरे घर से निकल, चल शॉपिंग कर। ओ डियर कस्टमर, घर से मत डर, कष्ट में मर। मॉल नहीं जा सकते, मॉल नहीं जा सकते तो घर पे ही बैठकर सब कुछ खरीद, ऑनलाइन आकर। मॉल नहीं जा सकते तो घर पे ही बैठकर सब कुछ खरीद, ऑनलाइन आकर। अरे महंगे हैं तो क्या, महंगे हैं तो क्या, महंगाई से मत डर, शान से जी ले, खुल के खर्च कर, शान से जी ले, खुल के खर्च कर। फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन है, एक के साथ एक फ्री है। फेस्टिव सीजन है, एक के साथ एक फ्री है, ले डाल वो सब, इतना मत सोचकर, ले डाल वो सब, इतना मत सोचकर। ओ डियर कस्टमर, कष्ट में मर। पूरा पैसा ना सही, ईएमआई पर ले ले। पूरा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ईएमआई पर ले ले। थोड़ा थोड़ा करके चुकाना है, जिंदगी को जी ले। ईएमआई ले ले, थोड़ा थोड़ा करके चुकाना है, जिंदगी को जी ले। कार लोन ले, कार लोन ले, होम लोन ले, पर्सनल लोन ले, और ले डाल सारे लोन, कुछ भी मत छोड़, ले डाल सारे लोन। अभी ऐश कर ले, अभी ऐश कर ले, यही वक्त है, फिर सोचना चुकाएगा कौन। ले डाल सारे लोन, अभी ऐश कर ले, यही वक्त है, फिर सोचना चुकाएगा कौन। काय के टेंशन, आज में जी लो। आज के लोगों का फलसफा है, आज जी लो, कल का कौन देखता है। अभी ऐश कर ले, यही वक्त है, फिर आराम से सोचना चुकाएगा कौन। डर के मत खर्च कर, डर के मत खर्च, खर्च से मत डर, डर के मत खर्च, खर्च से मत डर। ओ डियर कस्टमर, कष्ट में मर। ओ डियर कस्टमर, कष्ट में मर। बस यही एक छोटा सा कुछ लाइनें थी जो कि आज की शॉपिंग्स ऑनलाइन, और इसमें लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, उनको प्रोवोक किया जा रहा है कि खर्च करते जाओ, ये इस तरीके से करो, वैसे करो, लोन लो वगैरह लो। तो उस पर कुछ लाइनें लिखी थी, इसको और कुछ संगीत में से करने की मेरी कोशिश रहेगी। तो प्रोवोक कर रहे हैं, एक प्रीसेट नोशन मान दिया जाता है, कोई आदमी आता है उसके बारे में कि ये तो बस बहुत सस्ता दे रहा है। जब एजेंट आएगा उसके बारे में पहले से कुछ व्हाट्सएप आके, कुछ मैसेज आके हो गए, वो आपका शायद भाग्य खुलने वाला है या आने वाला है। आप प्रीसेट नोशन बना लेते हैं, उसके बारे में कुछ भी ले डालते हैं उससे। जब आप मॉल में जाते हैं या किसी शोरूम में जाते हैं तो आपको एक आदमी दिखाएगा, उसके बाद में आपको लेना ही लेना है, फिर आपको
वो दूसरे को भेज देंगे, एक दूसरी लड़कियों को वहां भेज देंगे, फिर आपको बताएगा। तो ऐसा बना देते हैं कि अब लगता है इसने बहुत ज्यादा फायदा कर दिया हमारा, और बस लूटते जाते हैं। बहुत अच्छा व्यंग है, एक शिक्षाप्रद व्यंग है। तो मैं समझता हूँ हमारा समय अधिक समय ले लिया आपका, हमने 1 घंटे का मांगा था उससे, अधिक समय ले लिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं अधिक समय के लिए। और अच्छा रहा कार्यक्रम आज का, ये दर्शक तय करेंगे। हम तो जितने गेस्ट आते हैं, हमको सभी गेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं हमको, और दर्शकों को कैसे लगेंगे, साहित्यकार मित्रों को कैसे लगेंगे। तो मैं अब अगले हफ्ते तक के लिए दर्शकों से विराम लेना चाहता हूं, आपसे भी बस अब इजाजत चाहता हूं कि अब हम कार्यक्रम को समापन करें। अगले हफ्ते फिर आएंगे, और जिस प्रकार इस बार प्रणीत जी आए थे, अगले हफ्ते कोई दूसरे कलम के जादूगर, दूसरे कोई साहित्यकार हमारे साथ आएंगे। और एक बात और है कि हमारे जो ये इसका चयन की प्रक्रिया है, वो चयन की प्रक्रिया कोई बहुत क्लिष्ट नहीं है, लेकिन इतना आवश्यक होना चाहिए कि साहित्यकार ने कुछ विशेष किया हो। हालांकि हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है, फिर भी साहित्यकार अपने जीवन के अनुभव और अपने लेखन पर चर्चा कर सके, ऐसे सभी साहित्यकारों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हमें सिर्फ सूचित करें, अपनी उपलब्धता बताएं, हम आपको इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।